हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या कवर करा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ और उसको पीस वाइज कैसे डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स। फिर ये देखेंगे कि कोई ऐसी इक्वेशंस हो जिसमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा हो और कोई फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ में कुछ ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो जरा, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते तो वीडियो जरूर देखना चाहिए, और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको जा करके देख लें। और जिस क्लास के वीडियोज़ पर कमेंट या लाइक ज़्यादा आएंगे उसके वीडियोज़ मैं जल्दी बनाऊंगा। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे वीडियोज़ जल्दी आएँ, 11th में हो, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करते रहना। चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें ये दिया गया हो कि किसी नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, उसका मतलब किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है, तो फिर वो नंबर कैसा होना चाहिए, सोचो ज़रा। तो अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, मतलब उसका जो भी पोर्शन है वो पूरा पूरा इंटीग्रल पार्ट है, दैट मीन्स वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर एक इंटीजर होना चाहिए। ओके, ये अगर समझ में आ गया तो इसी चीज़ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या एक्सटेंड कर सकते हैं कि मान लो इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई बॉक्स है। बॉक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं मतलब एक्स हो सकता है, वाई, एफ एक्स, टेन एक्स, कुछ भी इस तरीके की कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, तो इसलिए मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कुछ भी है और आंसर 0 आ रहा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हमको आंसर 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसके अंदर की क्वांटिटी, उसके अंदर की क्वांटिटी जो होगी, जो मैंने बताया यहाँ पे बॉक्स है, वो कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो बहुत ईजी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मैं अब एक चीज तुमसे पूछूं सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर अगर x जो है वो इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है, तो फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होगा, सोचो जरा। तो आंसर है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। अब 0 तो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का 0 या 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो सिमिलर वे में अगर कोई बॉक्स है, या उल्टा लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, इसी चीज को इस तरीके से लिख रहा हूं जो क्वेश्चन आ सकता है, कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है और आंसर जो है फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में दे रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि वो जो अंदर जो क्वांटिटी है जिसको मैंने बॉक्स बोला, वो इंटीजर नहीं हो सकता। अगर वो इंटीजर होता तो फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 0 दे देता। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, तो मैं क्लब करके एक मेन प्रॉपर्टी बना सकता हूं। कैसे? हम कह रहे हैं कि या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा, या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब कुछ भी लाके पुट कर लो, क्या आना है, आंसर या तो 0 आएगा या 0 से 1 के बीच का कोई भी क्वांटिटी। ये हम फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को मिला करके कह सकते हैं। वैसे ही अपने को डायरेक्टली भी पता है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, 0 to 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। तो अगेन आप खुद भी समझ गए होगे कि यहाँ फिर से मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं अगर बोल लूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी पुट किया जाए, लेट से कुछ भी, कोई बॉक्स मान लो, तो आएगा हमेशा कैसा, 0 से 1 के बीच में ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगेन अ वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा था, कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हो, ठीक है, तो ये कितना आएगा।
तो जैसे तुमने देखा था कि वहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि x कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता था वो अपना नेचर चेंज कर देता था हर एक इंटीजर पे। तो इंटीजर पे कुछ और होता था, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे कुछ चेंजेज आ जाते थे। तो सिमिलर वे में देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट की भी तो कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आप खुद से सोच सकते हो, एक बार एक काम कर लो कि कुछ पुट कर लो फ्रैक्शनल पार्ट में, एक बार पुट कर लो इंटीजर और एक बार नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीजर पुट करोगे तो यू विल गेट 0 और नॉन इंटीग्रल वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा। चेक करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर कुछ अगर इंटीजर अगर ऐड कर दें हम, तो मुझे ये जानना है कि क्या हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फिर जैसे पिछली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ गया था, क्या यहां भी इंटीजर बाहर आएगा या कुछ और आएगा? सोचो जरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको चेक करना है तो एक काम कर लो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस और इंटीजर मान लो मैंने 5 ले लिया। तो मैं ये जानना चाह रहा, मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 लिखूं या कुछ और लिखूं। तो एक काम करो ना, तुम वैल्यूज पुट करके देख लो। जैसे x को एक बार 0 पुट करा तो 0 + 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0। इधर कितना आएगा? तो ये 0 + 5 ऐसा लिखूंगा तो गलत है, मतलब ये तो गलत है, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर मैं सोचा गलत क्या हो रहा है कि इधर भी 0 है, इधर भी 0 आना चाहिए, तो ये 5 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, अब सोचें, अब चेक करें अब सही आएगा क्या। जैसे अब मैंने 2.1 पुट करा, 2.1 पुट करूंगा तो 7.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.1। तो इधर से 0.1 आ रहा है तो क्या इधर से भी 0.1 आएगा? 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होता है। आंसर यस। इसका मतलब है कि ऐसे लिखेंगे तो फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सम इंटीजर वुड बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल, जो i होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इंटीजर। i जो है वो इंटीजर है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 को बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं। सिमिलर वे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 7 को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही लिख सकता हूं। सिमिलरली 2x माइनस 5 के फ्रैक्शनल पार्ट को, ध्यान से देखो तो ये 5 जो है वो हम हटा देंगे, अभी भी इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस 3.2 को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दूं, आंसर है नहीं, 3.2 इंटीजर तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3.2 में 3 उसका इंटीग्रल पार्ट है और 0.2 एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो 0.2 + 3 अगर लिख दूं तो 3 बाहर चला जाए, 3 गायब हो जाएगा बेसिकली। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। आगे की प्रॉपर्टीज का लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड तुम बताओगे। बहुत इजी है, सोच सकते हैं इजीली। पहले मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर लिख रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या लिख सकते हैं इनको? कोई वैल्यूज होंगी, सोचो। तो आंसर है यस, कुछ लोगों ने शायद सोच भी लिया होगा। देखो, फर्स्ट केस का आंसर 0 आएगा, सेकंड का भी 0 आएगा, थर्ड में एक बार फ्रैक्शनल पार्ट लग गया, अब तुम 20 बार लगा लो, 50 बार लगा लो, 100 बार लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से एक बार जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर आ जाएगा वही आएगा। और सिमिलर वे में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार लग गया, उस पर 10 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर रिपीट करते जाओगे वही आएगा। तो ये कैसे आ रहे हैं ये सब, अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में, देखो जल्दी से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
अगर जैसे कोई x तुम कोई भी नंबर लेके आए, ठीक है, x कोई भी रियल नंबर तुम लेके आए, उस पे तुमने लगा दिया क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब लगा दोगे तो हमारा, तुमने इनपुट कुछ भी करा होगा, अब फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट क्या देगा, आंसर है 0 से 1। अब ये 0 से 1 आप किसके पास लेके जाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर अगर लेके जाओ, कोई भी नंबर यहां से लेके यहां तक, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर 0 ही देगा ना हर बार। मतलब x आप कुछ भी लेके चलो, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो आउटपुट तो 0 से 1 देगा, और ये आउटपुट ही हम अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनपुट करेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप इनपुट कर रहे हो 0 से 1 में, ये ध्यान से देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर 0 ही देगा ना, ये तो हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आता होगा तो कोई दिक्कत की बात होगी। सेकंड सिनेरियो देखें। सेकंड सिनेरियो में x आपने कोई भी नंबर लेके चले, ठीक है, मतलब दीज आर आइडेंटिटीज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कुछ भी लाके पुट कर लो, नीचे वाले भी हैं, तो ये सब आइडेंटिटीज हैं। मतलब आप x कुछ भी ला करके पुट करोगे, ये हमेशा वैलिड है। तो जैसे सेवेंथ वाले में भी x हमने कुछ भी लाके पुट करा, मान लो रियल नंबर्स में कुछ भी लाके पुट करा, तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लग जाएगा x पे तो वो क्या आंसर देगा, तो वो तो आंसर एक इंटीजर देगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कुछ भी इनपुट करो, आउटपुट तो इंटीजर आना है, और ये इंटीजर हम लेके जा रहे हैं किसके पास, फ्रैक्शनल पार्ट के पास। तो अभी तो डिस्कस करा, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आप इंटीजर पुट करोगे तो आउटपुट वो 0 ही देगा, कुछ और नहीं दे सकता। दैट्स वाई सेवेंथ वन इज ऑल्सो 0। एट्थ और नाइन्थ ऑफ कॉमन सेंस है। देखो क्या, आपने अगर कोई भी x लेके चले रियल नंबर्स में, उस पर लगाया फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसने क्या करा, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर दे दिया, 0 से 1 के बीच का कोई भी आउटपुट दे दिया। अब ये जो चीज है ये आप फिर फ्रैक्शनल पार्ट में पुट करोगे, ये ध्यान से देखो, याद होगा अगर तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ में हम 0 से 1 में, 0 से 1 में जो भी चीज इनपुट करते थे आउटपुट तो वही आता था, ये वाली ब्रांच y इक्वल्स टू x थी। मतलब हमारा ये जो आंसर आ रहा है इसको फिर से फ्रैक्शनल पार्ट में पुट करोगे तो वो एक्सप्रेशन 0 से 1 ही है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट अब कुछ नहीं करेगा, जो चीज इनपुट करी थी वही आउटपुट दे देगा। मन करे तुम 10 बार लगा लो, 20 बार लगा लो, आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल से देख लो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मान लो 4.2 है, इसका मैंने लगाया फ्रैक्शनल पार्ट एक बार, तो हाँ इसने कुछ काम करा, क्या करा, इसमें से इंटीग्रल पार्ट को गायब कर दिया, जो बचा कुचा रहा वो हमें बता दिया 0.2। अब कोई बोल रहा इस पे भी फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, तो मतलब इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगेगा। अब ये बताओ कोई नंबर 0.2 है तो उस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे तो आंसर तो 0.2 ही आएगा ना, वो बदल जाएगा क्या, नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, -13.7 मान लो ले लिया मैंने, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, कितना आएगा, 0.3 आया। अब कोई आके बोल रहा है इस पे एक और फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, तो इस पे भी लग जाएगा। अब 0.3 पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे तो 0.3 ही तो आएगा, बदल जाएगा क्या, आंसर है नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल कहानी हो गई। इन अ सिमिलर वे लास्ट वाला भी आप सोच सकते हो कि किसी भी नंबर का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो एक वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है। अब इसका फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक ऐसा फंक्शन है कि इंटीग्रल वैल्यूज पे तो कुछ नहीं करता, जो इनपुट करो वही आउटपुट, तो वापस से वही बाहर दे देगा आउटपुट। ठीक है, आई होप प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ गई होंगी। प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो चलो फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले कुछ बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर आ गया हमारे सामने तो पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक बार क्या करो, वीडियो पॉज करके पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लो कि तुम्हें कुछ आ रहा है इसमें, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ट्राई कर लो। और आपको ये आदत हमेशा रखनी है, अगर ऑनलाइन वीडियोस से तुम पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर पूरा, जो भी टीचर पढ़ा रहा हो पूरा सॉल्व करेगा तो तुमको फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही अगर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो पहले तुम्हें ट्राई करना चाहिए उस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, और उसमें से कुछ हो जाए ना हो जाए जो भी हो, फिर वीडियो सॉल्यूशन फिर देखो, तो तभी आ करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मूवी के जैसे बैठ के देखते रहोगे बेनिफिट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो देखो
फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले में सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या, पहले एक बार ये सोचो। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ कुछ इनपुट हुआ है, x+5 मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे बस दिख रहा है कि कुछ इनपुट हुआ है और कह रहा है आउटपुट 2 आएगा। इज इट पॉसिबल? क्या फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी पुट करें तो वो 2 आ सकता है? तो आंसर नहीं। अभी तो हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी इनपुट करो आएगा तो 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स वो 2 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो हमें कोई सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट आ गया समझ में, सेकंड बताओ जरा। तो आंसर सेकंड में भी तो वही कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ पुट करा और आंसर 1 आ जाए। अभी तो मैंने बताया कि 1 भी नहीं बन सकता, 1 से छोटा ही आएगा आउटपुट। तो अगेन यहां भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, नो सॉल्यूशन। थर्ड में देखो, हिंट तो काफी हद तक मिल ही गया होगा, सोचो जरा। थर्ड में भी दो फ्रैक्शनल पार्ट हैं और दो फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम 2 आ रहा है। तो मैं एक सेकंड के लिए दोनों को मैक्सिमम सोचूं भी, तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1 तो नहीं हो सकता, मतलब 0.99999 ऐसा हो सकता है। दूसरा भी 0.99999 ऐसा हो सकता है। दोनों को ऐड करोगे तो कभी 2 आ पाएगा क्या? दोनों को ऐड करोगे तो 2 बन पाएगा कभी भी? आंसर है नहीं। जब दोनों 1 ही नहीं बन सकते तो उन दोनों का सम 2 भी नहीं आ सकता। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से 1 होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो भी होगा वो भी तो 0 से 1 ही होगा। चलो मैंने एक बार के लिए दोनों को ऐड भी कर दूं, ऐड करने पर भी ये लेस देन 2 ही आ रहा है, इक्वल्स टू 2 तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अगेन इसका भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब शुरू के तीनों का नो सॉल्यूशन, तो आगे वाले भी सारे नो सॉल्यूशन होने चाहिए। अब तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, टेक करके आगे बढ़ जाए, नो सॉल्यूशन। ऐसा है? सोचो जरा। आंसर नहीं, ऐसा तो नहीं है। सारे क्वेश्चंस का आंसर नो सॉल्यूशन होता तो चैप्टर पढ़ाने से पहले ही कोई भी टीचर पहले ही बता देता कि इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे नो सॉल्यूशन टिक कर देना। ऊपर के तीनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट वैसा था। फोर्थ को अगर देखें तो क्या इसका भी आंसर नो सॉल्यूशन आएगा? तो सोचो एक बार कि मैंने देखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। सिमिलर वे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो है वो भी 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ऐसा दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा और लेस देन 2 ऐसा आएगा। ठीक है, 0 बन सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है अपने को, पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि शायद पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब दोनों का सम 0 होगा तो ये गारंटीड है कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0। क्योंकि गलती से भी कोई एक नॉन जीरो हुआ मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, नॉन नेगेटिव देता है, 0 देगा या तो 0 से 1 के बीच में देगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये समझ में आया कि ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स भी कैसा होना चाहिए, 0। अब यहां पे लगेगी समझदारी। फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ पुट कर रहे हो और आउटपुट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो इनपुट किया होगा वो कैसा रहा होगा, इंटीजर। तो x कोई भी इंटीजर है, ये समझ में आ गया। सिमिलर वे में साइन एक्स भी कैसा होगा फिर, साइन एक्स भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ साइन एक्स इंटीजर हो, साइन एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक। तो इस साइन एक्स जो है -1 से 1 तक हो सकता है, तो उसमें से इंटीजर कब कब आता है, या साइन एक्स कौन कौन सी वैल्यू पे, मतलब कौन कौन से इंटीजर्स को अचीव कर सकता है, तो एक -1, एक 0 और +1। साइन एक्स इन तीनों में से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आया। तो ये मुझे बता दो कि साइन एक्स 0 कब बन सकता है। तो ऐसे तो तुम्हें पता है 0 पे बन सकता है। वैसे अभी अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो अभी तुम्हें बस 0 पता होगा, बट आगे इन फ्यूचर जब तुम पढ़ लोगे तो पता चलेगा कि एन पाई का कोई भी मल्टीपल होगा वहां पे 0 बन जाएगा। सिमिलर वे में 1 कब बनता है, तो तुम्हें अभी पता होगा शायद π/2, बट इन फ्यूचर जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि 4n+1 π/2 फॉर्मेट का कोई भी एंगल होगा वहां पे 1 बन जाएगा, एक्स अगर ऐसा होगा तो। और इधर बात करें तो ये कहाँ पे बनता है, तो -π/2 बोल लो या 3π/2 बोल दो, लेकिन 4n-3 π/2 ये फाइनल आंसर होता है। 4n-3 नहीं,
4n+3। ठीक, अब ये इस पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, अभी बस तुम इन एक दो वैल्यूज पे ही ध्यान दो, इतने में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट एक्चुअली साइन एक्स 1 एक एंगल पे नहीं बनता, ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं। वो बहुत सारे एंगल्स किस फॉर्मेट के होते हैं? 4n+1 π/2 फॉर्मेट के होते हैं। तो अभी ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें। तो हमें चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो, मतलब x एक इंटीजर होना चाहिए। और इधर कह रहे हैं कि x इस फॉर्मेट का कुछ भी होगा चलेगा, ऐसा हो चलेगा, ऐसा हो चलेगा, ऐसा हो चलेगा। पर ये बताओ कि केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x 0 ना हो तो चलेगा क्या? आंसर नहीं। हमें तो दोनों को 0 बनाना, तभी जाकर के सम 0 आ पाएगा। तो इसको इंटीजर रखना पड़ेगा, तो इधर ये वैल्यूज में से कुछ हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमको इसका और इनका इंटरसेक्शन लेना। तो अब तुम्हें सोचना है कि ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिस पे साइन एक्स 0, -1 या 1 बनता है। तो तुम जब ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखेगा केवल एकमात्र एक इंटीजर वैल्यू ये रही, 0। क्यों? बाकी के तो सारे एंगल्स इस फॉर्मेट के हैं, 4n+1 π/2, 4n+3 π/2 या फिर n पाई। तो ये पाई कैसा नंबर होता है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल हैं। इसमें से केवल एक नंबर, जब n को यहाँ 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, वही एकमात्र इंटीजर है। अदरवाइज इसमें ये जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब किस फॉर्मेट के हैं? इंटीग्रल नहीं है। और हमें क्या चाहिए था? हमें इंटीजर चाहिए था। इसका मतलब है कि केवल एक ही ऐसा x है जो हमारे काम का है। कौन? 0। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ पड़ सकता है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है सिंप्लीफाई करने की। आई होप आ गया होगा समझ में। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, x = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + x² 0 आ जाए। ठीक है, अब यहां भी अगेन समझदारी ही लगेगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से जो भी आउटपुट आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, और x² से जो भी आंसर आता है वो 0 से इन्फिनिटी। अब हम इन दोनों को ऐड करके चाहते हैं 0 आ जाए। तो ये तो बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दोनों का सम 0 आ जाए, इसका मतलब है कि x² को भी 0 होना पड़ेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को भी 0 होना पड़ेगा। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 तो बहुत सारी वैल्यूज पे बनेगा, x कोई भी इंटीजर लेके आ जाओगे तो बन जाएगा। लेकिन x² 0 तो केवल एक ही वैल्यू पे बनेगा, कहाँ पे? 0 पे। अब मुझे ये बता दो कि ये जो आंसर है और ये जो आंसर, इसका क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास ऑप्शन है या कंपल्शन है कि मतलब x² 0 हो जाए बस चल जाएगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कुछ भी हो, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 है तो x² कुछ भी हो चलेगा? आंसर है नहीं। दोनों की दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कंपल्शन है। कंपल्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कोई भी इंटीजर ले लो, और वहां कह रहे हैं कि 0 ले लो, तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? केवल 0 आ रही है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट के अलग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व किया जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ आता है ज्यादातर टाइम। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा सभी लोग, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। तो इसका आंसर निकाल तो लिया होगा कुछ लोगों ने, सही गलत जो भी निकाला हो। क्या आंसर आ रहा है? शायद कुछ लोगों का आंसर 0 होगा और शायद कुछ लोगों का आंसर 1 होगा। जो समझदार होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि 0 और 1 दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन विथ कंडीशन। इसमें डरना नहीं है, इतने ज्यादा चीजें लिखी हुई है लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, या पहले इसको देखो, फर्स्ट टर्म को देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो तुमने सीखा था 0 होता है। इधर देखो, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी तुमने सीख लिया 0 है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो -x है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो फिर वही बच्चों वाली बात हो गई। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी इनपुट करोगे आएगा तो 0 से 1 के बीच में, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आएगा तो 0 ही। तो ये भी 0 ही है एवरी टाइम, x कुछ भी पुट करो। और इन सिमिलर फैशन ये भी 0 ही आएगा। शांत मन से सोच लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये चारों तो भाई 0 ही हैं, हमेशा 0 है। और इन दोनों का सम तो डिपेंड करता है, इन दोनों का सम डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है?
इनका आंसर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 कब आएगा? अगर x कैसा है? इंटीजर। और 1 कब आएगा? अगर x कैसा है? नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो ये हो गया अपना आंसर सेकंड वाले का। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना था, लेकिन आप शांत मन से चीज़ों को देखो, रिकॉल करो जो भी हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिंपल से, मैंने पहले ही बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट के अलग से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बट फिर भी हमारे सामने कुछ छोटे छोटे सिनेरियोज बन सकते हैं, जो पहले अगर एक बार देखा होगा तो इजीली हैंडल कर लोगे। अदरवाइज मैंने जितना बताया उतने में भी तुम कर पाओगे, अगर समझ में आया होगा तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट के अगर इक्वेशंस आ गए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें सीधे एग्जांपल से बता दे रहा हूं, देखना। मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो गया? 5। सोचना है क्या इसमें? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? फ्रैक्शनल पार्ट आंसर कभी 0 से 1 के बाहर दे ही नहीं सकता, 1 भी नहीं बन सकता, 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं। फिर वैसे ही मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर -2 बन जाए, अगेन नो सॉल्यूशन। तीसरा, अच्छा चलो ठीक है, जो हमने रेंज से बाहर की वैल्यूज अगर ली तब तो नहीं होगा, ये बात समझ में आ गया। पर अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 ही बोल दिया तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा था कि एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटीजर। चलो ये भी हमें आ गया समझ में। पर अब देखना जरा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके लिए फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर मैंने बोल दिया 1/3, तो क्या आंसर होगा? क्या इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा? नहीं। क्या इसका आंसर इंटीजर्स होगा? नहीं। तो क्या इसका आंसर मैं ऐसा लिख सकता हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स? ऐसा लिख सकता हूं? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? ये हो गया कि x हमारा इंटीजर नहीं है, इंटीजर के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तो मतलब हाफ भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 3/18 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है। तो क्या 1/2 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? क्या 1/7 सेटिस्फाई करेगा? 3/18 करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा लिखना गलत है, ये नहीं लिखना है। फिर सही क्या होगा? सही जानने के लिए मैं चलता हूं वापस ग्राफ पे, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। हम चाहते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा बन जाए? 1/3। ठीक है, 1/3 बन जाए तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3 लाइन हमने ड्रॉ करी। अभी देखो कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो एक तो ये पॉइंट है। पहले तुम वैसे ही सोचो ना कि इसमें एक्स ऐसा कौन सा इनपुट कर दूं कि 1/3 आउटपुट आ जाए। तो बहुत ईजी है, एक वैल्यू तो तुम ढूंढ ही सकते हो ना, कौन सी वैल्यू? 1/3। अब अगर पहला आंसर तुम्हें आ गया तो मुझे दिख रहा है कि और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कौन सा पॉइंट होगा? 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 ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका ग्राफ पीरियोडिक होता है। इसके एक पीरियड में जो चीज हो रही होगी वही तो रिपीट होगा बार बार। तो 0 से 1 के में हमने पता कर लिया कि इसका एक सॉल्यूशन 1/3 है। तो अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूं क्या? 1/3 में इसका एक पीरियड ऐड कर लो, 2 पीरियड ऐड कर लो, 3 पीरियड ऐड कर लो, 1 पीरियड सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 पीरियड सब्ट्रैक्ट कर लो। इन सारे x की वैल्यूज पर भी वो चीज होल्ड करेगी जो भी हम कर रहे थे। जैसे तुम खुद चेक कर लो, x को अगर 4/3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/3 तो आएगा। 5/3 पुट करोगे तब भी क्या आएगा? 1/3 आएगा। 10/3 पुट करोगे तब भी क्या आएगा? 1/3 आएगा। -2/3 पुट करोगे तब भी क्या आएगा? 1/3 आएगा। -5/3 पुट करोगे तब भी क्या आएगा? 1/3 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे तुम्हें एक वैल्यू तो पता है ना 1/3, तो इससे आंसर 1/3 आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इस 1/3 में अगर कोई इंटीजर ऐड कर लो, जैसे 1 ऐड कर लो, तब भी आंसर 1/3 आता है। इसमें 2 ऐड कर लो तब भी आंसर 1/3 आता है। इसका मतलब है कि 1/3 में कोई भी इंटीजर अगर ऐड कर देंगे तो वो सारे के सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशन होंगे। मतलब मेरा मन करे कि अब 1/3 में कोई भी इंटीजर तुम्हारे मन का 0 1 2 3 4 कुछ भी ला करके पुट कर लोगे, सेटिस्फाई करेगा। जैसे मेरा मन किया 171 पुट करने का, कर लो। तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1/3 + 171। तो ये तो अपने को पता है कि अगर ये इंटीजर है तो ये गायब हो जाएगा सीधे। 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/3। आई होप आ गया होगा समझ में। तो ये बहुत ईजी है एंड द आंसर वुड बी x इक्वल्स टू, देखना क्या हो जाएगा। आंसर लिखेंगे हम, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू
1/3 प्लस n, ठीक है, या i लिख लेते हैं, i 1/3 प्लस आई, वेयर i कैसा होना चाहिए, i बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर i ला करके रख देंगे वो होल्ड करेगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब अब हमें ये समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन देख लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/7। तो तुम्हें बस 0 से 1 में कोई सा रूट देख लो, कोई सॉल्यूशन देख लो, 0 से 1 में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत ईजी है, 1/7 ही। तो अब तुम्हें एक पीरियड में आंसर पता चल गया, तो अब हर एक पीरियड में जाके देखोगे तो एक ऐसी वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो 1 होगा, फिर अगली जो वैल्यू होगी यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो 2 डिस्टेंस पे जाके मिलेगा, ठीक है। पीरियोडिक ग्राफ्स में ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/7 प्लस आई, अगेन आई भी यहाँ पे क्या होगा, आई एक इंटीजर है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ऊपर वाला अगर समझ में आ गया हो तो अब जल्दी से ये बहुत इजी पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो जैसे मैं सीधे क्वेश्चन से ही बात करता हूँ, कुछ सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, मान लो आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन -2। तो समझ ही हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट जो आंसर देता है वो तो 0 से 1 के बीच में देता है, -1 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1, अगर ये दे दिया तो ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट आंसर जो देता है वो तो हमेशा ही 1 से छोटा ही देता है ना, तो इसमें भी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो इसमें x कुछ भी पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा। थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1/5 आ गया मान लो, तो ये वाला ऐसा टाइप है जहाँ पे अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हैंडल करें वो देखते हैं। तो अगेन ग्राफ यहाँ पे यूजफुल है काफ़ी, ग्राफ बना लिया हमने किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि पहले पीरियड में जो चीज़ें होंगी वही बार बार आगे रिपीट होगा, तो पहले पीरियड में ही एक बार अच्छे से समझ लें। मतलब हम जानना चाहते हैं कि 0 से 1 के बीच में ऐसे कौन से x होंगे जो इस फ्रैक्शनल पार्ट को, मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट जो दे 1/5 से छोटा दे, तो पहले ये तो पता कर लो कि 1/5 कब देगा, ठीक है। तो 1/5 देगा, ये देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू पे, 1/5 पे। तो अब ये देखो मैं यहाँ जूम करके बता रहा हूँ, x अगर तुम 0 से 1/5 तक रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो तो 1/5 से छोटा ही आएगा ना, 1/5 पुट करने पे 1/5 बनता है, तो उससे छोटा ही आएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 से 1 के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर होगा 0 से 1/5। 0 काम का है, 1/5 नहीं है। फिर वैसे ही अगर तुम आगे बढ़ो तो ये कौन सा नंबर है, तो ये तो हमने देखा था 1/5 आउटपुट देने वाला कौन होगा, तो 1/5 प्लस 1 मतलब 4/5। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा इस सेकेंड पीरियड में कि आप 1 से 4/5 तक जाके देखोगे तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट देगा वो 1/5 से छोटा देगा आउटपुट, तो वो भी अपने काम के हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4/5 तक, और आगे जाके देखोगे तो 2 से 7/5। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं मैं जाकर के किसी nth पीरियड के पास जाकर के देखूं तो क्या आएगा, n से n+1/5 तक। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बस यही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर लिख लेते हैं, i लिख लेते हैं, i ज़्यादा अच्छा रहेगा, i एंड लेस देन i+1/5 वेयर i इज अ इंटीजर। किसी भी इंटीजर को आप ऐसे, मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये समझ लो, आई मान लो तुमने अपने मन से कोई इंटीजर ले लिया, -20 ले लिया, तो इसका मतलब हो गया कि x अगर -20 से -20 प्लस 1/5 के बीच में होगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लो, -20 करेगा क्या इसको, तो -20 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा जो कि 1/5 से छोटा होता है, करेक्ट है। तो मैंने बीच का नंबर ले लिया -20 प्लस 1/100 ले लिया मान लो, तो ले जाके पुट करो, तो -20 प्लस 1/100 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये तो बड़ी मुश्किल लग रहा है किन के लिए, जिनने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। किसके लिए आसान है, हमारे लिए। क्यों आसान है, क्योंकि यार ये -20 तो गायब हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस इंटीजर होता है, तो इंटीजर
वैनिश हो जाता सीधे। तो 1/100 बचेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, वो खुद ही होगा 1/100। तो अब मुझे बता दो कि 1/100 क्या 1/5 से छोटा होता है? बिल्कुल। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा होता है अगर न्यूमरेटर सेम हो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इससे अगर मैं डायरेक्टली अगर कोई और क्वेश्चन बोलूँ, जल्दी से देखें कर पाएंगे क्या हम? बिल्कुल कर पाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट अगर x बोल दिया गया कि लेस देन 2/7 है, तो टाइम थोड़ा लगाना, अब हम सीधे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं क्या? x वुड बी लेस देन सम इंटीजर प्लस 2/7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर वेयर अगेन i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, ये आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो ये नेक्स्ट टाइप है। अगेन पहले एग्जांपल्स देखते हैं फिर बात करते हैं। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 7। अगेन इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सॉल्व करने की कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 से बड़ा, 1 ही नहीं देता आउटपुट, तो 1 से बड़े की बात ही छोड़ दो। फिर मान लो मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन, मान लो बोल दिया -2। करेक्ट है क्या? तो ऐसे सोचो कि x कुछ भी पुट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट क्या देगा, देता है 0 से 1 के बीच में। तो क्या वो क्वांटिटी -2 से बड़ी होती है? आंसर है यस। कब बड़ी होती है? आंसर है हमेशा। मतलब ये तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कुछ भी पुट करूंगा दिस इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी ट्रू। और देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर मान लो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया, तो खुद ही समझ गए होगे कि ये भी आइडेंटिटी है। पर अगर थोड़ा सा चेंज करूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 कर दूं, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा थोड़ा 0 से बड़ा होता है, कभी कभी तो 0 भी बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगेन इसका भी आंसर बहुत ईजी है। इसका आंसर होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर छोड़ के आप कुछ भी लेकर के इनपुट कर दो, द फ्रैक्शनल पार्ट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस हुए, इसमें मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा रेलेवेंट है, जिसमें अपने को कुछ सोचना पड़ सकता है एक्स्ट्रा, अदरवाइज ऊपर वाले तो बच्चों वाले सवाल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन, अगर लेट से आ गया हमारे पास 1/3, फिर से ले लेते हैं 1/3 जैसा। तो ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम हमेशा ग्राफ यूज करें। और जाओ ग्राफ में। ठीक, तो इस ग्राफ में अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 से बड़ा कब होगा, पहले ये तो पता कर लो 1/3 कब बनेगा। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 1/3 वाली लाइन है। तो 1/3 कब बनेगा? तो मैंने पहले ही बताया कि हम हमेशा पहले पीरियड में ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देख लो, बाकी चीज़ें आगे एक्सटेंड करी जा सकती हैं। तो 1/3 पे तो ये बताओ कि 0 से 1 के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपने काम के नंबर्स हैं? तो क्या 0 से 1/3 के बीच में कोई भी नंबर काम का है? थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। आंसर है नहीं। 0 से 1/3 में कुछ भी इनपुट करोगे तो आउटपुट तो 1/3 से छोटा आएगा। हमें कैसा चाहिए? हमें इस बार 1/3 से बड़ा चाहिए। तो फिर कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स? 1/3 से 1 के बीच का हर एक नंबर काम का है। क्यों? क्योंकि अब हमारा रेंज कैसा है, या हमारा आउटपुट कैसा है, 1/3 से बड़ा आ रहा है, जो कि मुझे चाहिए था। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पीरियड में कौन से नंबर्स काम के हैं? 1/3 से 1। अच्छा, 1/3 काम का है क्या? आंसर है नहीं। 1/3 पे तो 1/3 ही आंसर आएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन चाहिए। 1 काम का है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 पे तो आंसर 0 आ रहा है, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1/3 से बड़ा आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 1/3 से 1 के बीच का हर एक नंबर काम का है, पर दोनों बाउंड्री वाले काम के नहीं है। तो फर्स्ट पीरियड में 0 से 1 के बीच में अगर हम बात करें, तो 1/3 से 1 के बीच का हर एक नंबर काम का है। तो अब तो आगे तो समझ ही गए होगे। आगे फिर ये बात करें 4/3 से 2 के बीच का हर एक नंबर काम का है। फिर आगे 7/3 से 3 के बीच का हर एक नंबर काम का है। और अगर आप इसी को लिखते जाएं अगर इंटीजर्स के फॉर्म में,
तो मैं कह सकता हूं कि कोई इंटीजर मान लो i से i+1 में अगर हम जानना चाहें, जैसे मान लो i था और ये i+1 है, तो ये नंबर कौन सा है i+1/3 और ये नंबर कौन सा है i+1। तो हमारे काम के नंबर्स कौन से हैं, i+1/3 से लेके i+1 तक, और दोनों बाउंड्री में से कोई भी काम का नहीं है। तो ये तो हो गया ग्राफिकली। अब इसको अगर हम लिखना चाहें आंसर के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे x वुड बी लेस देन i+1 एंड ग्रेटर देन i+1/3, वेयर अगेन i कैसा होना चाहिए, i मस्ट बी एन इंटीजर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना अपने को, ये वेविकर मेथड फॉर्मेट का है। तो अभी मान लो अगर हमें नहीं आ रहा समझ में, तो एक काम तो कर सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट को अगर कुछ मान ले, अज्यूम कर ले, y मान ले, z मान ले, तो शायद हमसे हो पाए। तो मैंने y मान लिया, तो इसको लिख सकता हूँ 2y-1 टाइम्स 3y-2। तो ये तो आता होगा, वेविकर मेथड सीखा होगा, वहां से हम कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे, तो नंबर्स प्लॉट करो जहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट 0 बनेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर इसका वेविकर बना लिया। ठीक है, वेविकर आना बहुत ज़रूरी है, तो आप वेविकर वाला मेथड ज़रूर सीख लें वीडियोस से मेरे, या कहीं से भी आपने सीखा हो तो यहाँ से y कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी y की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम कह सकते हैं कि y मस्ट बी इन बिटवीन 1/2 to 2/3। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अब ये बताओ, ऐसे y बिलोंग्स टू लिख दिया तो आंसर आएगा क्या, ये सही आंसर? बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन तो x में था ना। तो मान लो मैंने y को ऐसा लिख भी दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 1/2 से 2/3, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो तुम ये याद करो कि ये बिलोंग्स टू करके इंटरवल के फॉर्म में तो अभी अभी सीखा है ना, तो 10 तक कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसको करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो पहले तुम क्या बना लो, ग्राफ। ग्राफ से बहुत बेटर विजुलाइज होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले पीरियड में जा करके हम ढूंढते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हमारे काम के हैं। तो मुझे वो नंबर ढूंढना है 0 से 1 में जो इसको सेटिस्फाई करें। तो ये बताओ कि 0 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो तो x ही होता है ना। तो मैं सीधे सीधे इस फ्रैक्शन, अगर 0 से 1 में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि x हमारा कैसा है 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x जैसा होता है। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इसका मतलब है कि एक नंबर होगा हाफ और एक नंबर होगा 2/3। तो हमारे काम के नंबर्स कौन से होंगे, हाफ से 2/3 के बीच का हर एक नंबर काम करने, यहाँ से यहाँ तक। रीज़न यहाँ से यहाँ तक अगर हम इनपुट करेंगे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट देगा हाफ से लेके 2/3 तक। तो हमें ये हाइट चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये पोर्शन के लिए x कहाँ से कहाँ तक होगा, हाफ से 2/3। तो 0 से 1 में हमने ढूंढ लिए कौन से नंबर से हमारे काम के, तो 1/2 से 2/3। अब ये बताओ कि पहले अगर इंटरवल में ये है तो अगले में क्या होगा। तो ये यहाँ पे 1/2 से 2/3, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये इससे 1/2 से ये वाला 1 डिस्टेंस आगे है तो 1 + 1/2, और ये वाला भी 1 डिस्टेंस आगे होगा तो 1 प्लस ऐसा, मतलब 3/2 से 5/3। तो उस 3/2 से 5/3 को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 1 + 1/2 से 1 + 1 2/3 तक। इसी तरीके से तुम किसी भी पीरियड में ith पीरियड में चले जाओ, i से i+1 के बीच में, तो वहां पे जो नंबर्स काम के होंगे वो कौन से होंगे, i+½ से लेके i+2/3। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू, मतलब ये x जो होगा i+½ से बड़ा और i+2/3 से छोटा।
ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है, वेयर आई जो होगा वो कैसा होगा, एक इंटीजर। ठीक है, तो ये रही कहानी फ्रैक्शनल पार्ट की। हमने फ्रैक्शनल पार्ट काफ़ी डिटेल में करा। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा सिग्नम फंक्शन का, और फिर उसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिला करके जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो उनकी इक्वेशंस आती हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं 11th में, उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, वो हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सिग्नम, और उसके नेक्स्ट में फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे 2-3 मेथड्स। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।